नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे जी को कटप्पा क्यों कहा। दूसरा, गुजरात ने कब से देश को नमक खिलाना शुरू किया। और तीसरा, नोबेल प्राइज के संभावित श्रेणी में ऑल्ट न्यूज का आना क्या कहता है। आपसे एक आग्रह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटा पैसा हमें देना होगा। और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं, हर महीने की का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक सहायता करेंगे तो हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहली बात, उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी को कटप्पा क्यों कहा। महाराष्ट्र में शिवसेना साल में एक बार दशहरे के समय अपनी एक एनुअल रैली करती है, उसका शक्ति प्रदर्शन भी होता है, अपनी बात भी कहने का होता है, लोगों से मिलते जुलते हैं। और वो ये 60 के दशक में जब से शिवसेना बनी तब से ये करते आ रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे जब थे तो इसको उस समय भी और उसके बाद भी शिवसेना का ये एनुअल फीचर बड़ा वो होता है। कल दशहरा था तो उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में, जो दादर में है, वहां पे अपनी रैली की। ट्रेडिशनली ये शिवाजी पार्क दादर में ही होता है। शिंदे जी जो इस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और शिवसेना के एक धड़े का जो रिबेल होकर बाहर निकला है उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीके कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं, वहां के मैदान में अपनी रैली की। दोनों रैली अच्छी हुई। और भाई, एक तो सरकारी चल रही है शिंदे साहब की, तो वो रैली तो अच्छी होनी थी। उद्धव ठाकरे की रैली भी अच्छी हुई। हालांकि शिंदे साहब ने ये सफाई दी कि अगर मैं चाहता तो मैं शिवाजी पार्क में अपनी रैली करता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए इसलिए मैंने यहाँ करने रैली की। और उद्धव ठाकरे जो ट्रेडिशनली जिनकी रैली वहाँ पे होती है वहीं पे करने का दिया, क्योंकि उनका कहना था वो चीफ मिनिस्टर हैं और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। एक तरह से वो ये माने कि भाई उद्धव ठाकरे ही उस जो शिवसेना है उसके हकदार तो वही हैं। दूसरा, इस रैली की एक जो एकनाथ शिंदे जी की रैली थी उसकी सबसे जो प्रमुख बात थी, कहने से ज़्यादा, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के कुछ घर वालों को भी अपने स्टेज पे जगह दी। जयदेव ठाकरे साहब थे जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं, स्मिता ठाकरे जी थी उद्धव ठाकरे की भाभी, और निहार ठाकरे उद्धव ठाकरे जी के भतीजे और बाला साहब के पौत्र, इन सबको प्रमुखता से जगह दी गई। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, हालांकि शिंदे जी ने अपनी उसमें ये बताया कि देखिए परिवार के लोग किसके साथ हैं और क्या क्या हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने हमला उद्धव ठाकरे पे भी किया कि अपने परिवार को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं और इत्यादि इत्यादि। और उन्होंने ये भी कहा, देखिए आज राज ठाकरे उनके साथ नहीं, राज ठाकरे उनके साथ नहीं थे। तो बाला साहब की मृत्यु से पहले ही तय हो गया था कि राज ठाकरे अलग थे और वो अलग थे। लेकिन ये बात ज़रूर मानने वाली है कि राज ठाकरे साहब ने एक ग्रेस का एक ठीक परिचय दिया। उन्होंने एक मैच्योर वो दिया कि वो इस घरेलू झगड़े को या इसको कहीं सार्वजनिक मंच पे नहीं ले गए। अब बेसिकली ये कहना चाह रहे थे शिंदे साहब कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि जहां पे ठाकरे के लोग जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत आर्गुमेंट की बात नहीं है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के रहते ही रहते उसका नेतृत्व कौन कर रहा है ये सेटल हो गया था, और वो जिम्मेदारी उन्होंने उद्धव ठाकरे को दी थी। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पूरी स्पीच में शिंदे जी की गद्दारी की बात की, और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बीमार थे तो जो कटप्पा ने जो रोल बाहुबली में किया था उस तरह की, मतलब कुछ लोगों का था। उन्होंने कटप्पा का ठीक से शिंदे जी को बोला, और उनका कहना था कि कुछ लोग ये चाहते थे कि मैं शायद बीमारी से वापस ही ना आ पाऊँ, और उन्होंने उस समय इस तरह का विद्रोह किया या गद्दारी की। उन्होंने जो शिवसेना के टूट के लोग हैं उनकी तुलना रावण से भी की, और फिर उन्होंने आराम से ये भी बताया कि उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा था। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक साथ तो ये छोड़ा था कि उनका कहना था कि प्री पोल अग्रीमेंट ये था कि इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, जो बाद में बीजेपी नहीं तैयार हो रही थी। और दूसरा, एक कहीं ना कहीं उनको ये भी खतरा महसूस हो रहा था कि बीजेपी का जो पास्ट रिकॉर्ड है, जैसा दिख रहा था, जो करंट बीजेपी है, वो अपने सहयोगों को धीरे धीरे उनके ही वोट बैंक पे और उनके ही क्षेत्र में करके उनको, जैसे कहते हैं ना, खा जाती है, वो फिर रह नहीं जाते हैं। तो एक खतरा उनको ये भी था। ये जब उद्धव ठाकरे जी ने अपना भाषण समाप्त कर लिया, तब शिंदे जी ने यहाँ पे अपना भाषण शुरू किया था बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। और एक एडवांटेज उनको ये थी कि उद्धव ठाकरे का पूरा भाषण हो चुका था, तो उसका क्या क्या जवाब देना है, क्या क्या नहीं कहना है, ये वो अपना आराम से उसमें जवाब दे रहे थे। उनका कहना यह था कि वो गद्दार नहीं है, वो गदर से उन्होंने अपनी तुलना की। और
उन्होंने जो मुख्य हमला कह लीजिए, आरोप कह लीजिए, जो उद्धव ठाकरे पे लगाया कि उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा इलेक्शन में मोदी जी और बाला साहब ठाकरे की फोटो रख के फिर वोट मांगा था, और जब उनको मैंडेट मिल गया तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, और उन्होंने इसको हिंदुत्व के साथ एक विश्वासघात की तरह भी इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। इस सारे उसमें जो एक चीज़ दुख की बात ये थी कि किसी ने भी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं, वही सब एजेंडा। थोड़ा बहुत उद्धव ठाकरे जी ने उसको टच किया, लेकिन शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उम्मीद ये थी कि वो कुछ डेवलपमेंट की बात करेंगे। महाराष्ट्र कहाँ हो उसकी बात नहीं थी, वही हिंदुत्व का पुराना आलापना था। देखिए, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में या कचहरी में या इलेक्शन कमीशन में तो मुकदमा चल रहा है, कार्रवाई हो ही रही है। अब असली जो इलेक्शन कमीशन और असली अदालत जो है, मेरे हिसाब से वो जनता की अदालत है, और वही डिसाइड करेगी कि कौन असली शिवसेना है और कौन शिवसेना का असली हकदार नहीं है। क्योंकि अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जनता कैसे किन मुद्दों को अगले आने वाले जो भी इलेक्शन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है या लोकसभा पहले होने वाला है वो होता है, किसको कसौटी बनाएगी। वो हिंदू मुस्लिम जो फेवरेट भाजपा की थीम है उस पर प्ले करेगी, या वो महंगाई या बेरोजगारी भी इसकी कसौटी बनेंगे। अब दूसरी बात, गुजरात ने कब से देश को नमक खिलाना शुरू किया। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी गुजरात के दौरे पर हैं, वहाँ उन्होंने एक समारोह में कहा कि गुजरात में देश का 76% 76% नमक बनता है, और उन्होंने ये भी कहा कि कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। अब इस बात पे उदित राज जी जो कांग्रेस में है उन्होंने एक रिएक्ट किया और एक टिप्पणी उन्होंने की, और उनकी भाषा के पर बात करके उनकी टिप्पणी को लेकर के बहुत बवाल शुरू हो गया। बीजेपी के लोग आ गए कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतनी अमर्यादित टिप्पणी आदिवासी के लिए, आदिवासी राष्ट्रपति के लिए कह रहे हैं, महिला के लिए कह रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक चीज़ ये देखना होगा कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू के आने से क्या आदिवासियों की दशा में सुधार हो रहा है क्या, ये भी इंटरेस्टिंग है देखने वाला कि हमारे पिछले जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे वो दलित थे, उनके जब गद्दी से उन्होंने आए थे और जब छोड़े थे दलितों में कितना सुधार हुआ था, ये क्योंकि बीजेपी इस बात को बार बार कहती है, तो उसमें क्या सुधार हुआ था ये जरा जानने की जरूरत है। संबित पात्रा का जैसा है वो इसमें लग गए कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उदित राज जी को अंत में कल क्लैरिफिकेशन देना ही पड़ा कि उनके निजी विचार थे, इसका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि अब समाज क्यों इतना इंटॉलरेंट और सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो दूध के उत्पादन की भी बात कही थी गुजरात से, मतलब गुजरात में कितना दूध उत्पादन है, सबसे ज्यादा होता है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, दिक्कत क्या है कि बीजेपी सारे पदों पे जो लोग बैठे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो, सब पदों के बैठे हुए लोगों के जो भी बात होती है उसको इवेंट मैनेजर के तौर पे चुनाव से कहीं ना कहीं रिलेट करके देखते हैं। हम सब लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन से पहले रामनाथ कोविंद जी को कितना ज़्यादा घुमाया जाने लगा था, 2-4 महीना जब रह गया था उनका कार्यकाल। अगर आप सही में उस दलित राष्ट्रपति के प्रति आपका आदर भाव था, तो मेरे हिसाब से राम जन्मभूमि की जो पूजा थी, जिसको मोदी जी ने आके जल्दी से कर दिया, वो देश के प्रथम व्यक्ति कोविंद जी से करवानी चाहिए थी। मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये जो बार बार ये ठेका लेते हैं ना कि हम आदिवासियों का ठेका और फलाना ठेका, ये जो ठेका लेता है बीजेपी कि हमने ऐसा किया, सेंट्रल विस्ता और वो जो अशोक चिन्ह का जो अनावरण हुआ या उद्घाटन हुआ, जो भी कहिए, उसका तो कायदे से हेड ऑफ स्टेट तो राष्ट्रपति हैं, उनसे क्यों नहीं करवाया गया? आप तो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, हमारा तो राष्ट्रपति कि उसको हेड करता है, तो करवाना तो उसको चाहिए था। वहां पे आप जो चीजें राष्ट्रपति को करवाना चाहिए वो आप उनको किनारे करके आप उसका काम आप खुद कर दें, तब उसकी मर्यादा और उसका वो अपमान नहीं होता है। लेकिन दूसरा कोई कुछ बोल दे तो अपमान होने लगता है। मुझे लगता है कि ये भी एक इशू है जो ये पूछना जाना चाहिए कि ये आप क्यों करते हैं। अब थोड़ा ये गुजरात का नमक वाली बात पे भी कर लें। देखिए, गुजरात का नमक जब उन्होंने कहा तो लोगों को ऐसा लगा, कुछ लोगों को, कि ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं। अब गुजरात मॉडल के साथ मोदी जी और बीजेपी चाहती है कि विकास का नाम हो, लेकिन अब गुजरात मॉडल में गोधरा कांड भी हरदम रहेगा। जब भी आप गुजरात मॉडल की बात करेंगे, गोधरा उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि
अच्छा, एक चीज और हुई, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने उदित राज को एक नोटिस भेज दिया है कि आपने इस तरह की महिला से कैसे टिप्पणी की। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एनसीडब्ल्यू अगर इतना एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, तो उसने बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट छूटे हैं, जिनको रेमिशन किया गया, उस पर क्यों चुप है? क्योंकि एक चीज और है, जब ये उम्मीद थी, मुर्मू जी जब गई थी गुजरात में, महिला हैं, आदिवासी हैं, दुख दर्द समझती हैं, उन्होंने बिल्किस बानो पे कोई वक्तव्य नहीं दिया। क्योंकि इतिहास तो याद रखना होगा ना कि आप सेलेक्टिवली क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। मैं चलते चलते जल्दी से एक दो आपको बता दूं, हर स्टेट के अपने अपने उत्पादन कुछ होते हैं। अब वो स्टेट कहने लगे कि मैं सबको खिलाता हूं, जैसे एक मखाना एक चीज होती है जो व्रत के समय, फास्टिंग के समय फलहार के तौर पे बहुत खाया जाता है, इसको फॉक्सनट्स या लोटस सीड्स भी कहते हैं। ये देश का टोटल उत्पादन का 85% केवल बिहार में होता है। तो कल के दिन बिहारी क्या ये कहने लगे कि पूरे देश का व्रत हम रखवाते हैं, पूरे देश का जो फास्टिंग है वो हम करवाते हैं? या मैं अपनी बात भी कर लूँ, कुछ जो आयुर्वेद के जानकार हैं या वो, उनके कहने से मैंने कई वर्षों पहले, 10-15 साल पहले, मैं और मेरे परिवार के लोग अब गुजरात का नमक नहीं खाते हैं। अब आप पूछिएगा नमक नहीं खाते हैं तो क्या खाते हैं? हम सेंधा नमक खाते हैं, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो उस 76% का जो गुजरात का नमक है, कम से कम मैं तो उसको नहीं खाता हूँ। अब तीसरी बात पे आ जाए, नोबेल प्राइज के सम्मानित श्रेणी में ऑल्ट न्यूज़ का आना क्या कहता है? ऑल्ट न्यूज़ और उसके जो को फाउंडर हैं प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर को इस वर्ष के नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन वाली लिस्ट है उसमें उनका नाम आया है। थोड़ा ये भी समझ लें कि नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडन में 1901 में शुरू हुआ। शुरू में ये 5 कैटेगरीज में था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। 1969 में इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। हिंदुस्तान में अभी तक 1901 से आज तक अभी तक केवल 9 लोगों को मिला है, और उसमें से भी ईमानदारी से कहिए तो केवल 4 या 5 लोग हैं। लेकिन 9 लोग जिनको हम बोलते हैं, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में 1963 में, सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में, एच.जी. खुराना को मेडिसिन में 1968 में, मदर टेरेसा को पीस में 1979 में, एस. चंद्रशेखर को फिजिक्स में 1983 में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में, वी रामाकृष्णा को केमिस्ट्री में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी जी को पीस में 2014 में, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में। इसमें से एच.जी. खुराना साहब और एस. चंद्रशेखर साहब, ये सब लोग अमेरिकन सिटीजन हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए लेकिन अमेरिकन सिटीजन हैं। अमर्त्य सेन ज़्यादा टाइम वहाँ रहते हैं, जाड़े में हिंदुस्तान आ जाते हैं। वी रामाकृष्णा साहब यूएस में रहते हैं, अभिजीत बनर्जी यूएस में रहते हैं। तो ये कितने हिंदुस्तानी हैं, ये थोड़ा वो बात है, बड़ी प्रेस्टीज की बात है। ये शुक्रवार मतलब कल 7 तारीख को इसका अनाउंसमेंट होना है। 343 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 251 इंडिविजुअल और 92 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉमिनेटेड हुए हैं। अब इन्हीं में से किसी को चुना जाना है। लेकिन जो फेवरेट सबसे आगे लोग कह रहे हैं जो इस नोबेल पीस प्राइज के लिए चल रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन वाले, उनकी संभावना है। लेकिन ये भी हॉट फेवरेट ऐसा नहीं है। ऑल्ट न्यूज़, मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा जी भी इसमें हैं। इनका नाम आना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जून में 3-4-5 महीना पहले इनको सरकार ने अरेस्ट किया, और फिर इनकी बेल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद मुश्किल हुई थी, आसानी से नहीं हुई थी, क्योंकि एक के बाद दूसरे केस ठोके जा रहे थे इनके ऊपर। क्योंकि जो मूल प्रश्न है वो यह है कि दुनिया इस एक्टिविस्ट को, इस चैनल को, इन लोगों को कैसे देख रही है। तय है कि इनको अगर ये देने की बात कर रही है तो इनके संघर्ष की वजह से कह रही है, इनकी साफगोई की वजह से कह रही है। और एक चीज ये भी है कि इस भारत में अगर पीस प्राइज आता है, इनमें से मतलब ऑल्ट न्यूज़, मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को, तो देश के अनमोल रत्न हैं। और कब हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, कब से हम इनको गद्दार या राष्ट्रद्रोही कहना बंद करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलते चलते एक आप लोगों से एक वो कि अगर पता हो और इसमें कि नोबेल प्राइज मिलने का अगर कोई जुगाड़ हो, तो वो कुछ पते ऐसे हैं आपको पता है, वहाँ पे ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर किसी तरह से आप लोगों को पता हो। मेरी समझ में नोबेल प्राइज़ में जुगाड़ नहीं होता है, लेकिन दुनिया में आज सब कुछ हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। कुछ हो तो सही पतों को आपको पता है कि कहाँ किसको इन्फॉर्म करना है, वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।